हेलो एवरीवन। सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। अभी जो पहले वाली क्लास हुई थी जैव विविधता के बारे में, उसी में आज आगे सेकंड क्लास है। तो उस पीछे वाली क्लास में हमने जैव विविधता के बारे में बात की थी कि कहाँ पर प्रजातियां मिलती हैं, कहाँ पर कितने हॉटस्पॉट हैं और कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं इंडिया के अंदर। जो 10 है, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, भारतीय मरुस्थल क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगई मैदान और उत्तर पूर्व भारत और द्वीप समूह और तटीय क्षेत्र। फिर अब उसी सीरीज में हम आगे बात करेंगे, वो है आज अपने पास में आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता क्या है कि किसी भी प्रजाति में कुल आनुवंशिक जो विविधता होगी वो होगी जीन पूल की कुल। ठीक है, जीन के अकॉर्डिंग ही हम बताते हैं कि कौन सी जेनेटिक है, उसमें कितनी अलग अलग विशेषता रहती है। यदि किसी प्रजाति में विरासत में मिले लक्षणों की पूरी श्रेणी को दर्शाता है। यह क्या दर्शाता है कि आनुवंशिक विविधता की है ना, उस प्रजाति को पीछे वाली जो पीढ़ी थी उससे जो लक्षण मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं। ठीक है, अधिक आनुवंशिक विविधता का क्या मतलब है कि ज्यादा विविधता हो अगर जेनेटिक में, अगर बदलते वातावरण के साथ में अगर जीवित रहने की अधिक संभावना होना। अगर बिल्कुल सेम नहीं है, अधिक आनुवंशिक विविधता है, तो वह अगर वातावरण के साथ चेंज होने के बाद में जीवित रहने की अधिक संभावना रहती है। अब हम जैव विविधता का मापन किससे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो विश्व स्तर पर विविधता का जो स्थिति का सूचकांक है वो है प्रजातीय समृद्धि। कि कोई भी जैव विविधता का क्या मापन होगा कि किसी भी पारितंत्र में जो भी प्रजाति या जनसंख्या है वो कितनी इंक्रीजमेंट हुई है, उसी से हमें पता चलता है कि है ना कितनी प्रजाति में समृद्धि हुई है। जो डाइवर्सिटी इंडेक्स है कि हमें किससे पता चलता है कि क्या क्या विविधता हुई है उनके अंदर। उन तो 3 टाइप है, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा। अल्फा क्या होती है? किसी विशेष क्षेत्र या पारितंत्र के भीतर अगर किसी एक इकोसिस्टम के भीतर ही अगर विविधता को चेक करें तो वो होगी अल्फा। 2 पारितंत्रों के बीच होगी तो प्रजाति विविधता की तुलना होगी तो उसको बोलते हैं बीटा। और किसी क्षेत्र या लैंडस्केप की बात हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं गामा विविधता। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता की क्या क्या प्रकार हैं? आनुवंशिक विविधता, जीनों की जो विविधता होती है, किसी भी प्रजाति में जीनों की विविधता। ठीक है, प्रजाति विविधता किसी समुदाय में पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विविधता। ठीक है, और पारितंत्रीय विविधता विभिन्न पारितंत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति और जीव जंतु की विविधता। देखो, पारितंत्र है तो इकोसिस्टम में विविधता होनी चाहिए, प्रजातीय है तो जातियों में जो जो अलग अलग प्रजाति हैं पौधों और जानवरों की उनके अंदर। और आनुवंशिक विविधता मीन्स जीनों के कारण होनी चाहिए। नाम से ही पता लग जाता है। स्थानिक प्रजातियां स्थानों पे अलग अलग पाने वाले पौधों से जो डिफरेंस रहता है वो वे पौधे जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उन स्थानों में जो प्रजातियों में विविधता होती है वो। एशियाई शेर, गिरवन गुजरात, जो स्थानों के कारण अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिंह पूंछ मकाक पश्चिमी घाट के अंदर, लाल पांडा पूर्वी हिमालय के अंदर। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा होता है जो कीट होते हैं, मकड़ियां होती हैं, क्रस्टेशियन होते हैं, वो जो जीव जंतु का जो संघ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्थोपोडा। यह सभी ज्ञात प्रजातियों का 70% से अधिक योगदान देता है। सामूहिक विलुप्तियां, अब तक पृथ्वी पर 5 प्रमुख सामूहिक विलुप्तियां हैं। वर्तमान में 6वीं विलुप्ति से गुजर रहे हैं जिसका कारण है मानव गतिविधियां। लेकिन इस सामूहिक विलुप्तियां क्या मतलब है कि अब तक है ना 5 विलुप्त हो चुकी हैं,
लेकिन अब छठी भी विलुप्त के कगार पर है। और उसका कारण क्या है? मानव गतिविधियां। यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है? जो पोषक तत्व है ना, विशेषकर नाइट्रेट और फास्फेट, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, उसको अत्यधिक मात्रा में उपलब्धि हो जाना। अगर वो अत्यधिक हो जाता है ना, तो उसके कारण है ना शैवाल और जलीय पौधों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है। एक प्रक्रिया है जिसमें कोई जल निकाय जैसे झील, तालाब हो, नदी हो, जलाशय हो, तटीय क्षेत्र हो, उसमें पोषक तत्व विशेषकर नाइट्रेट एंड फास्फेट से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है, मतलब ये ज्यादा हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो इसके कारण इनकी है ना वृद्धि ज्यादा हो जाती है। क्या क्या सोर्स हैं एक्सेस न्यूट्रिशन के? कृषि अफवाह, उर्वरक, एनपीके, ये नाइट्रोजन और ये फास्फोरस और पोटासियम, जल निकायों में बह जाना। ठीक है। घरेलू सीवेज, डिटर्जेंट और कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं वो, और औद्योगिक अपशिष्ट, पोषक तत्वों से भरपूर जो अवशिष्ट होंगे वो, और वनों की कटाई व मृदा अपरदन, मृदा पोषक तत्व झीलों और नदियों में पहुंचाना। मीन्स पोषक तत्वों के अतिरिक्त स्रोत क्या है कि है ना बहुत ज्यादा ये पोषक तत्व इकट्ठे हो जाते हैं कृषि अपवाह के कारण, घरेलू सीवेज के कारण, औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, और वनों की कटाई व मृदा अपरदन के कारण। और एक है मत्स्य पालन व पशुपालन अपशिष्ट, चारा व मलमूत्र का रिसाव के कारण भी जो पोषक तत्व है वो हमें मिलते हैं। फिर क्या प्रोसेस है? पोषक तत्वों में वृद्धि, तो शैवाल की तीव्र वृद्धि होगी। ठीक है। और शैवाल क्या करते हैं? सूर्य प्रकाश को रोकते हैं और जल में डूबे पौधे मर जाते हैं। जो यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है इसके कारण पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, तो शैवाल है वो वाटर के अंदर बढ़ जाता है, जो अलगाई होता है वो बढ़ने से वो सूर्य को पानी के अंदर जाने से रोक लेता है। उसके रोकने से जो अंदर के जलीय जीव और जलीय पौधे हैं वो खत्म हो जाते हैं। मर्त व शैवाल व पौधे जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं। जीवाणु घुलित ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव दम घुटने से मर जाते हैं। इसलिए ज्यादा पोषक तत्व भी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है। परिणाम क्या है? सतह पर मोटी हरी परत, ऑक्सीजन की कमी, जैव विविधता का ह्रास। अगर धीरे धीरे जलीय जीव भी खत्म हो रहे हैं, जलीय पौधे भी खत्म हो रहे हैं, तो जैव विविधता को हानि हो रही है। संवेदनशील जो प्रजातियां हैं वो गायब हो रही हैं और जल जहरीला हो रहा है। ठीक है। जो जल है वो खराब हो जाता है। कुछ शैवाल जो हानिकारक विष छोड़ते हैं, जैसे समुद्र के लिए है रेड टाइड्स। ठीक है। दुर्गंध, खराब स्वाद, जल में गंधलापन और पीने योग्य नहीं रहता। पोषक तत्व में वृद्धि, सीधी बात है शैवाल का बढ़ना, ऑक्सीजन की कमी और जलीय जीव संकट। फिर नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है मरुस्थलीय पारितंत्र। स्थान कहाँ होगा? डेजर्ट इकोसिस्टम कहाँ मिलेगा? महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, 15 से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच। एग्जाम्पल क्या क्या है? सहारा मरुस्थल और थार मरुस्थल। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 10वां पक्षकार सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, नगोया जापान, 2010 में जैव विविधता संधि के अंतर्गत। फिर होता है एक कार्टाजोना प्रोटोकॉल ऑफ बायोसेफ्टी के लिए 2000 भारत में। पर्यावरण, वन एंड जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC द्वारा लागू। जो ये था किसके द्वारा लागू हुआ था? वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम विलुप्ति। कोई प्रजाति विलुप्त मानी जाती है अगर वह 50 वर्षों तक अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। ठीक है। नहीं देखा गया। पवित्र उपवन, ग्राम समुदाय धार्मिक मान्यताओं के कारण सुरक्षित रखते हैं। मतलब है ना पवित्र उपवन किसको कहेंगे कि है ना कभी कभी है ना गांव है
वो अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण किसी को सुरक्षित रख लेते हैं। जैसे खासी पहाड़ियां मेघालय के अंदर, कोडुगु क्षेत्र है वो कर्नाटक के अंदर, कि यहाँ पर धार्मिक मान्यता है अगर, तो उनको सुरक्षित रख लेते हैं। तो उनके लिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसून फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडीज। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से होते हैं? उत्पाद कहाँ से? इसके अंदर होते हैं साल, बांस और चंदन। क्या क्या मिलता है? भारत का पहला जो राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र है वो क्या है? जामनगर, गुजरात। उड़ने वाली छिपकली पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ियों में, दक्षिणी पूर्वी घाट में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर। समुद्रीय पारितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के क्षेत्र के क्या है? फोटिक जोन। सूर्य प्रकाश उपलब्ध अधिकतम प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। डिस्फोटिक क्षेत्र कौन सा होगा? ये तो होता है फोटिक क्षेत्र जहां पर सूर्य का प्रकाश अच्छे से उपलब्ध हो जाता है 0 से 200 मीटर तक। 200 से फिर 1000 तक की बात करते हैं, वहां पर सीमित प्रकाश होता है, कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। और अफोटिक 1000 से भी ज्यादा हो तो कोई प्रकाश नहीं, कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं। तीन, अगर समुद्र है, इकोसिस्टम है, उसके अंदर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कहाँ तक जाता है उसको भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। 0 से 200, 200 से 1000 और 1000 से ऊपर। जो 0 से 200 है उसको बोलते हैं फोटिक क्षेत्र, और जो 200 से 1000 है उसको बोलते हैं डिस्फोटिक क्षेत्र, और जो 1000 से ऊपर है उसको बोलते हैं अफोटिक क्षेत्र। तो जो फोटिक क्षेत्र है उसके अंदर सूर्य प्रकाश अच्छे से उपलब्ध हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो जाती है। और जो 200 से 1000 तक है वहां पर सीमित मात्रा में प्रकाश होता है, लेकिन वहां पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं हो पाती। और अफोटिक के अंदर ना ही प्रकाश होता और ना ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती। जैव विविधता एंड मानव उपयोग। ड्रग्स फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या उपयोग रहते हैं जैव विविधता के? ड्रग्स भी बनते हैं जैव विविधता के कारण। क्योनिन सिकोना वृक्ष है जो मलेरिया विरोधी है। टैक्सोल पैसिफिक एक यू वृक्ष से कैंसर विरोधी, मतलब टैक्सोल पैसिफिक है एक पेड़ है जो कैंसर विरोधी है। मॉर्फिन अफीम पोस्ता से दर्द निवारक। बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। प्राकृतिक पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहता है, भोजन भी मिलता है, औषधि भी मिलते हैं, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक मूल्यों की भी समझ बनती है। भारत में घास के मैदान। भारत में घास के मैदान, इधर घास भूमि है, इधर प्रकार है कौन सा है, और इधर स्थान है। पहले है बनी विधि तटीय, कच्छ का रण गुजरात के अंदर। मार्ग व भैक पर्वतीय है कश्मीर में। बुग्याल व डुजुको पर्वतीय उत्तराखंड व पूर्वोत्तर भारत। खजियार पर्वतीय हिमाचल प्रदेश। श्रावती नई फसलें पर्वतीय नागालैंड। उखरुल पर्वतीय मणिपुर। 16 उष्णकटिबंधीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और फुगदी वो है तैरता हुआ जीव पिंड। ये अकेला है घास मैदान है जो तैरता हुआ है, ये है लोकटक झील मणिपुर के अंदर, इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर राज्य, गेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी बोला जाता है पूर्वोत्तर राज्य को, क्योंकि यहाँ पर प्रजातियों की अत्यधिक समृद्धि मिलती है। गेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर राज्य को। ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप दोनों क्लासों को अच्छे से पढ़ोगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि है ना फिर जो नई वीडियो आती है उसका आपको सबसे पहले पता लगे। थैंक यू।